और यहाँ पर कंबल वितरित कर रहे थे और जब नाम पूछा गया तो उन्होंने वो कंबल वापस ले लिए। कार्यक्रम में कुछ मुस्लिम महिलाएं भी कंबल लेने पहुंची थी, महिलाओं को कंबल दिया लेकिन नाम पूछकर वापस ले लिया। उत्तराखंड को छोड़ देना, यदि मुझे रैली करनी पड़ गई, जहां जहां पर तुम मिलोगे मैं वहां वहां पर काटूंगा। अंकिता भंडारी हिंदू थी मुसलमान थी? जी हिंदू थी। लड़े आप उसके लिए? जी उसके लिए लड़े आप लोग? उसके लिए भी आवाज उठाई है। कब? ने जो 13 साल की बच्ची जो नैनीताल में जिसके साथ, मैं अंकिता की बात कर रहा हूँ। हम सबकी बात ऑरेंज कराइए, उसका कितना भी होता, अगर कुछ कम करा दे तो बोल सकते हैं आप, ठीक है? आप कुरान को लाके अपने जो भी आपके मजहब के हिसाब से अच्छे से रखो, और एक इंसानियत पे ये खपा है, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या चर्च। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र बोरा ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा से 50 करोड़ रुपए लेने की बात को कैमरे पर स्वीकार किया है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व कांग्रेस नेता भूपेंद्र बोरा ने 50 करोड़ रुपए की राशि को कैमरे पर स्वीकार कर लिया है। बड़ी डील, पैसों की डील आपने कर ली, कॉम्प्रोमाइज हो गए आप मौजूदा मुख्यमंत्री के साथ, बीजेपी के साथ, और इसी वजह से कांग्रेस से इतना पुराना रिश्ता आप तोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं। वो भी जो आप बुला जाए 50 करोड़ मैंने लिया। पूर्व कांग्रेस नेता भूपेंद्र बोरा ने यहां तक बताया कि इस 50 करोड़ रुपए की राशि से वो एक 13 बीघा जमीन में स्टेडियम का निर्माण कराकर अपने पिता का सपना पूरा करेंगे। क्योंकि मेरा एक सपना था, वो सपना अभी भी मेरा दिल में है, क्योंकि मेरा पिताजी ने एक अच्छा एरिया में, हमारा असम में 13 बीघा जमीन जनता का हित के लिए, तो पिताजी ने मुझे जाने का समय में बोल के गया जी यहाँ पे एक स्टेडियम बना दो। भूपेंद्र बोरा देश के पहले ऐसे भ्रष्टाचारी नेता बन गए हैं जो कैमरे के सामने 50 करोड़ की डील की बात स्वीकार कर रहे हैं। साथ ही ये भी बता रहे हैं कि इस 50 करोड़ की रकम से वो क्या करने वाले हैं। बड़ी डील, पैसों की डील आपने कर ली। वो भी जो आप बुला जाए 50 करोड़ मैंने लिया, क्योंकि मेरा एक सपना था, वो सपना अभी भी मेरा दिल में है, क्योंकि मेरा पिताजी ने एक अच्छा एरिया में 13 बीघा, हमारा अच्छा में बीघा बोलता है, शायद 3-4 एकड़ जमीन होगा, मुझे ये हिसाब नहीं है मालूम, हमारा असम में 13 बीघा जमीन जनता का हित के लिए वो प्रिजर्व किया था। वहाँ पे एक एमई स्कूल, मिडिल जो हमारे यहाँ पे मिडिल इंग्लिश स्कूल बोलता है, वो स्कूल पिताजी ने शुरू किया। तो पिताजी ने मुझे जाने का समय में बोल के गया जी यहाँ पे एक स्टेडियम बना दो, क्योंकि मैं पिताजी का नाम में, पिताजी का जो सपना था वो साकार करना है, मिलेगा। भूपेंद्र बोरा के इस कबूलनामे के बाद ये बड़ी बहस छिड़ गई है कि क्या अपने पिता का सपना पूरा करने के लिए रिश्वत लेना जायज है। नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सरिंडर टाइम्स। दोस्तों, आज की खबर की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। यह वीडियो है बीजेपी के पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनापरिया की, जो धर्म देखकर कंबल बांट रहे हैं। अगर मुसलमानों ने कंबल ले लिया तो उनसे वो वापस ले लिया। मतलब राजनीति में ये नफरत की एक पराकाष्ठा है। इसी पराकाष्ठा पर हम आज बात करेंगे कि किस तरह से इस समय इतनी कड़वाहट, मन मुटाव नहीं है, मतभेद नहीं है, अब पूरी तरह से कड़वाहट है, और जो हमारे समाज में हमारे लिए नुकसानदायक है, हमारे समाज के लिए नुकसानदायक है। पहले आप ये सुखबीर सिंह जौनापरिया की वीडियो देखें, फिर बात करते हैं। काम कर, क्या नाम तेरा? हट एक तरफ, आगे में ना मत दे, हाँ आपको बुला के बैठाने चाहिए, मैंने तो नहीं है, बुरा माना है, मना नहीं। जो देखो बात सुनो, जो आप लोग बैठे ना, मैंने बताया जो मोदी गाड़ी रहने वाला,
उसको लड़ने का हक ही नहीं है। लड़ना चाहिए ना, कहीं गाँव में बुरा लगा, किसी बुरा लगा, सीधी बात है। अब हमारी बात है, मान लेता, आ जा ले जाओ, और जाते जाते कहीं जाने पर बना दे अम्बे को, वह साफ बात है। इसलिए आप चले, आप इधर मोटो आप इधर बैठा, जो भी है ना इधर बैठा, मैंने तो पहले बता दी, आप उधर बैठा, हाँ जो भी है ना, ले लिया। आप आओ, इधर आ जाओ, कमर छोड़ दे, कमर छोड़ दे, आप बैठ जाइए, यहीं बैठ जाइए, यहीं बैठ जाइए, आप इधर मैं नहीं भाई, बुरा माना भला माना दोस्तों, अब सवाल उठने लगे हैं जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है अमेरिका का कि क्या ट्रेड डील होगी, क्या इजराइल अमेरिका और भारत के बीच में मध्यस्थता करेगा, क्या भारत के मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा। यह सवाल आज सबसे ज्वलंत सवाल है, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरह से प्रधानमंत्री को घेर रहे हैं, वो समझ चुके हैं कि अब बीजेपी को घेरने से फायदा नहीं है, अब सीधे प्रधानमंत्री को ही निशाने पर रखा जाए, और यहां तक कि कंप्रोमाइज्ड पीएम तक बात चली जाए, जो सदन में संसद भवन में आपने देखा था। उसी कड़ी को पकड़कर प्रधानमंत्री भी अब कहीं ना कहीं कांग्रेस की उस राजनीति को समझ चुके हैं कि कांग्रेस अब हर हाल में खलनायक और नायक बनाने के लिए या तो मुझे खलनायक बनाएगी और राहुल गांधी को नायक बनाएगी, तो क्यों ना उल्टा अटैक ही उनके ऊपर कर दिया जाए। यही कारण है कि कल प्रधानमंत्री जब मेरठ में नमो ट्रेन का उद्घाटन कर रहे थे और उसके बाद आपने उनकी आवाज सुनी होगी, कल आवाज में उनकी में वो दम नहीं था, कल बड़े रुधा हुआ गला था उनका। मुझे तो ऐसा ही लगा, आप लोगों को क्या लगा है आप देखिए, परंतु मुझे बड़ा रुधा हुआ गला लगा। वो कह रहे थे कि खुद नहीं लड़ सकते तो अपनी मां बहन को आगे कर दिया। महिलाओं एमपीओ को भेज करके सीट पर कब्जा करने से आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हो, और माताओं बहनों को इस प्रकार से आगे करने की क्या मजबूरी है आपकी? क्या इतने खोखले हो गए हो आप लोग? प्रधानमंत्री मोदी ने दो ऐसी बातें कही जो दिक्कत तलब है। पहला कि कांग्रेस ने महिला सांसदों को आगे कर दिया था सदन में, और दूसरा कि कांग्रेस नंगी है। पहली से शुरुआत करते हैं। महिला सांसदों को आगे करने की ये जो आपकी घटिया सोच है ना, यही आपकी असल मानसिकता है। आपको लगता है महिला सांसदों का कोई अपना दिमाग तो है नहीं, वो वही करती हैं जो उनसे कहा जाता है। आपके यहाँ हो सकता है कठपुतलियां हो, कांग्रेस की महिला सांसद बड़ी सशक्त है, वो कठपुतलियां नहीं है, वो रबर स्टैंप नहीं है, वो जो मर्जी आता है वो करती हैं। आपका विरोध करने वो वहां गई थी, ये अलग बात है कि आप डर के मारे वहां से भाग निकले। ये आपकी संघी सोच और मानसिकता को दिखाता है, जो आज भी महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक समझती है, जो अपने मन से कुछ कर ही नहीं सकती। एक्सट्रीमली सेक्सिस्ट, एक्सट्रीमली मिसोजिनिस्ट ये सोच है आपकी। दूसरा, एप्स्टीन 2008 में घिनौनी हरकतों के जुर्म में दोषी पाया गया था, जेल भी हो आया था। उसके बाद भी 2017 में आप उससे सलाह ले रहे थे, और उसके कहने पर इजराइल जाकर अमेरिकी राष्ट्रपति को खुश करने के लिए नाच गा रहे थे। आपकी कैबिनेट के जो मंत्री हैं हरदीप पुरी, 2017 तो उसके पहले से एप्स्टीन से उनके प्रगाढ़ संबंध, सब कुछ जानते बूझते हुए भी उसकी घिनौनी हरकतें, उसके एग्जॉटिक आइलैंड की बात करते हुए भी, लेकिन आप उसको अपनी कैबिनेट से नहीं हटा पा रहे हैं। भगवान ही जाने क्या मजबूरी है आपकी। अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण कर देश का सौदा करने वाले आप नंगाई पर बात करेंगे। सारा देश जानता है नंगा कौन है। इसलिए मोदी जी, थोड़ा शब्दों का चयन ठीक से किया करिए और चुपचाप बैठ जाइए। आपकी बौखलाहट साफ है। कांग्रेस के जाबाज साथियों ने जो आपको बेनकाब और बेपर्दा किया है, उससे आप घबराए हुए हैं, लेकिन दुनिया जानती है आप कायर हैं, घबराए हुए हैं और अनैतिक भी हैं।
ये तो जान गए हैं कि जिस तरह राहुल गांधी संसद भवन में कंप्रोमाइज्ड पीएम और हर जगह पर पीएम को घेरते नजर आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि अब प्रधानमंत्री को इंटरनेशनल लेवल पर तो जो हो रहा है, परंतु भारत में भी अगर ये ट्रेड डील हो जाती है और ट्रेड डील सिरे चढ़ जाती है, तो क्या जिस तरह से प्रधानमंत्री अब इजराइल जा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि कुछ समझौता प्रधानमंत्री टेबल पर बैठकर कर सकते हैं ट्रंप से? मुझे तो नहीं लगता कि प्रधानमंत्री कुछ बोल भी पाएंगे ट्रंप के सामने। वहीं राहुल गांधी जिस तरह से आक्रामक है, तो उसी आक्रामकता का जवाब अब प्रधानमंत्री ने भी देना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री हालांकि पहले भी प्रधानमंत्री आक्रामकता के साथ ही जवाब देते थे, परंतु जो आज माहौल बना हुआ है, जिस माहौल में आज हम लोग बैठे हुए हैं, वो माहौल इतना कटुता का माहौल है कि प्रधानमंत्री ऐसे शब्दों का प्रयोग कर गए जो देश के प्रधानमंत्री को तो कम से कम शोभा नहीं देता। कोई गली छाप नेता, गली छाप गुंडा इस तरह की भाषा बोल सकता है, प्रधानमंत्री को इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। क्या भाषा बोले कल प्रधानमंत्री, आप खुद सुन लीजिए। ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? मोदी जी बहुत बड़ा वाला थैंक यू, मेरा विश्वास जीवित रखने के लिए और मुझे कभी ना निराश करने के लिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि आप और नहीं गिर सकते, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि आपके गिरने की कोई सीमा ही नहीं है। जिस भाषा का आज आपने प्रयोग किया और जो जमकर आज आपने नंगई करी है, आपने मेरे विश्वास को और बुलंद किया है और पुख्ता किया है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा वाला थैंक यू। प्रधानमंत्री यह भी जान चुके हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस ने जिस तरह से एआई सेंटर पर जो नंगा प्रदर्शन किया, उसी के लिए आपके सामने भी बोला उन्होंने, उसका असर कहीं उल्टा ना पड़ जाए, यानी प्रधानमंत्री पर ही ना पड़ जाए। मीडिया बिका हुआ मीडिया है, वो आपको हीरो बनाता रहेगा हर तरह से मोदी जी को, परंतु जो उसके पैरेलल मीडिया है उसमें तो सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। उसमें तो फोटो भी आनी शुरू हो गई है कॉमनवेल्थ गेमों की और उनकी, कि किस तरह से बीजेपी के नेताओं ने कॉमनवेल्थ गेम के दौरान किस तरह हंगामा काटा था। इसीलिए प्रधानमंत्री अब कहीं पर भी कोई ऐसी गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहते। प्रधानमंत्री टीएमसी को अच्छा बताते हैं, क्या कभी कोई सोच सकता है कि टीएमसी को अच्छा बताएंगे? जिसका भी चुनाव है अभी आने वाले दिनों में, अगले महीने उसकी घोषणा हो जाएगी। क्या कोई सोच सकता है कि फारूक अब्दुल्ला की बड़ाई करेंगे? क्या वो कोई सोच सकता है कि बीएसपी की बड़ाई करेंगे? प्रधानमंत्री का टारगेट सिर्फ एक, राहुल गांधी। सुनिए। टीएमसी के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। डीएमके के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। बसपा के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। फारूक अब्दुल्ला जी की पार्टी ने पाप किया है? नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ सरफरे नेता, कांग्रेस के बेलगाम नेता देश को तबाह करने पर तुले हुए हैं। 2024 का चुनाव के बाद की जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों पर अगर आप जाएंगे तो उन परिस्थितियों में देखिए, जो बीजेपी के साथ सहयोगी दल थे उनको घाटा हुआ, और जो कांग्रेस के साथ थे, चाहे उसमें समाजवादी पार्टी थी, चाहे उसमें उद्धव ठाकरे की पार्टी थी, एनसीपी थी, या वो हेमंत सोरेन की पार्टी थी, उन सबको उस चुनाव में फायदा हुआ था। और उसका फायदे का परिणाम यह निकला कि 2024 में बीजेपी ठिकाने पर आ गई, यानी 240 सीटों पर, और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के सहारे राजनीति
अब इस समय देश में चल रही है, सरकार भी चल रही है, राजनीति भी चल रही है। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू आने वाले टाइम को देख रहे हैं? जिस तरह से भारत की राजनीति में एक कटुता का माहौल है, कोई राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी दे देता है, कोई राहुल गांधी को गाली देता है, कोई कुछ कहता है, वही प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज पीएम बता दिया जाता है। तो क्या इन लोगों को, जो अपने आप में राजनीति के धुरंधर हैं, दोनों नायडू और नीतीश कुमार, क्या ये भी कहीं ना कहीं निगाहें जमाए बैठे हुए हैं कि देखते हैं अमेरिका से डील में भारत कितना सौदेबाजी इस समय कर सकता है? क्योंकि राहुल गांधी के कॉम्प्रोमाइज पीएम का एक और फायदा हुआ कि वहां से अमेरिका से एक ईमेल आया और उस ईमेल का जवाब यहां से भारत से नहीं दिया गया, क्योंकि मीटिंग होनी थी अगले हफ्ता, उस मीटिंग को टाल दिया गया है। यही कारण है कि अब इजराइल जा रहे हैं पीएम 26 तारीख को। वहां जाकर इजराइल से क्या क्या बात करेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। परंतु हम फिर से भारत की राजनीति में वापस आते हैं। भारत की राजनीति इस समय दो धड़ों में बटी हुई है। एक वो धड़ा है जो मोदी के साथ है, एक वो धड़ा है जो कांग्रेस के साथ भी है और मोदी के खिलाफ भी है। यानी दो भाग है उसमें ममता बनर्जी का आप नाम ले सकते हैं, जो कांग्रेस के साथ नहीं है लेकिन बीजेपी के खिलाफ है। उसमें आप कई अन्य छत्रपों के नाम ले सकते हैं। छत्रपों की जहां तक बात है, बीजेपी किसी भी छत्रप को सहन करने के लिए राजी नहीं है। बीजेपी किसी भी तरह से इन छत्रपों को खत्म करना चाहती है, परंतु छत्रप है कि गाहे बगाहे आगे खड़े हो ही जाते हैं। यही कारण है कि इस समय जो हालात है, उन हालातों में नायडू और नीतीश के ऊपर भी उंगलियां उठनी लाजमी है। क्योंकि अगर ये डील इसी तरह से हो गई तो भारत में क्या हाल होगा, भारत का एक्सपोर्टर का क्या हाल होगा, भारत के छोटे उद्योगों का क्या हाल होगा, भारत के किसानों का क्या हाल होगा। जब सब चीज बाहर से आएगी, बाहर की चीज सस्ती मिलेगी, यहाँ की चीज महंगी मिलेगी, तो यहाँ का ग्राहक तो सस्ती चीज खरीदेगा। तो इसका कहीं ना कहीं प्रतिकूल असर भारत की राजनीति पर पड़ने वाला है। अगर पीएम कंप्रोमाइज नहीं हुए और सौदेबाजी कर गए तो शायद हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जिस तरह से मंत्रिमंडल के में घिरे हुए हैं, मंत्रिमंडल के उनके सदस्य ऐसे हैं कि एक दूसरे पर डाल देता है, पर्यावरण में फंस चुके। तो क्या एक नई परिस्थितियों में इस समय मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावनाओं को भी कोई गुंजाइश इस समय लग रही है? मुझे तो लगती है, आपको क्या लगता पता नहीं, परंतु मैसेज साफ है कि फंसी हुई बीजेपी अब रास्ता टटोलने पर आ गई है। वो रास्ता चाहे एक चेहरे को कितना भी बदनाम कर लो, कितना भी उसके लिए कुछ कर लो, आपके खिलाफ कुछ नहीं होगा। आप बोलते जाइए, उस चेहरे को बदनाम करते जाइए, क्योंकि जो चेहरा आपके सामने खड़ा हुआ है, जो सवाल आपसे कर रहा है, उस चेहरे को किसी भी तरह से धराशायी करना है। सोचने वाली बात यह भी है कि अगर पीएम के सपनों में भी इस समय राहुल गांधी आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि पीएम की जो हालत है कंप्रोमाइज के नारे के बाद, तो ऐसा लगता है कि पीएम को अब चारों तरफ राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। या हो सकता है ये एक नई रणनीति हो, कांग्रेस की अपनी रणनीति है कि पीएम को के खिलाफ ही बोलना है, और हो सकता है बीजेपी की भी यह रणनीति हो कि केवल राहुल गांधी को निशाने पर लेना है, उसके परिवार को निशाने पर लेना है। क्या होगा क्या नहीं होगा, छत्रप कहां जाएंगे पता नहीं, ट्रेड डील में क्या होगा पता नहीं, मंत्रिमंडल में कौन आएगा कौन जाएगा पता नहीं, इजराइल में क्या होगा पता नहीं। सारी चीजें असमंजस की स्थिति में है। देश में क्या होगा ये भी किसी को पता नहीं है। आए दिन गुंडे, आए दिन मवाली, आए दिन धार्मिक उन्माद फैलाने वाले इस देश में अपना काम कर रहे हैं। हमारे शंकराचार्य के खिलाफ बलात्कार में पॉक्सो की धाराओं में एफआईआर हो चुकी है। आप खुद सोचिए देश कहां जा रहा है। सोच कर देखिए, कभी एक आध बार तो सोचिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।